टोटली किलर। हाल ही में इस मूवी को रिलीज किया गया है एंड लोगों को ये काफी ज्यादा पसंद भी आ रही है, तो हमें लगा क्यों ना आपके सामने भी इसे प्रेजेंट किया जाए। ये कहानी है एक किलर की जो 16 बार स्टैब करके अपने विक्टिम को मार देता है। तो चलिए आपका टाइम ज्यादा ना वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन द स्टोरी ऑफ टोटली किलर। मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि 35 साल पहले 3 मर्डर्स हुए थे। एक लड़की का नाम था टिफनी, जिसे कि 16 बार स्टैब करके किसी किलर ने मार दिया था। इसके बाद मेलिसा का उसी के कैबिन में मर्डर हुआ एंड उसकी मौत भी बिल्कुल सेम तरीके से हुई थी, यानी कि 16 बार स्टैब करके। फिर पार्किंग में ईथर नाम की लड़की का भी मर्डर हुआ एंड उसकी मौत भी बिल्कुल सेम तरीके से हुई, 16 बार स्टैब करके। वेल ये सब तो बात है 35 साल पहले की। अब आ जाते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे क्रिस सभी लोगों को ये बात बता रहा है एंड साथ ही उस किलर का नाम रख दिया गया स्वीट 16। प्रेजेंट के लोगों को ये चीज काफी कूल लग रही है, तो उन्होंने स्वीट किलर को एक हॉरर लेजेंड बना रखा है। वो लोग उसके फैन है और हैलोवीन के दिन ऐसे ही मास्क लगा के घूमते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं जेमी नाम की एक लड़की को, जो कि जा रही होती है हैलोवीन कॉन्सर्ट में, लेकिन उसकी मॉम पैम उसे रोकती है और कहती है कि 35 साल पहले हैलोवीन के टाइम पे बिल्कुल सेम चीज हुई थी एंड इसमें 3 लड़कियां मारी गई थी, अब तुम भी उन्हीं की एज की हो। लेकिन यहाँ पे जेमी कहती है कि 35 सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो आखिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये चीज वापस होगी। वेल उसके डैड का नाम होता है ब्लैक और वो कहता है कि तुम्हें अपनी मॉम की बात मान लेनी चाहिए, लेकिन जेमी उनकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। तो पैम कहती है ठीक है तुम जा सकती हो, लेकिन ब्लैक तुम्हारे साथ जाएगा, यानी कि उसके डैड उसके साथ जाने वाले हैं। तो ब्लैक और जेमी यहाँ से निकल लेते हैं और पहुंचते हैं जेमी की फ्रेंड एमिलिया के घर पे। एमिलिया की मॉम का नाम था लॉरेन। एमिलिया, ब्लैक और जेमी निकल लेते कॉन्सर्ट के लिए और तभी सीन शिफ्ट होता है घर पे। यहाँ पे हम देखते हैं पैम को, जो कि बच्चों को कैंडीज बांट रही थी, और तभी यहाँ पे आ जाता है स्वीट 16। जी हाँ, 35 साल बाद। लेकिन पैम पूरी तरीके से रेडी थी, उसने फाइट वगैरह सीख रखी थी और खुद को रेडी कर रखा था कि अगर स्वीट 16 वापस आता है तो वो उससे कैसे डील करने वाली है। लेकिन वो किलर काफी ज्यादा पावरफुल होता है, तो वो पैम को भी 16 बार स्टैब करके मार देता है। अब जब जिमी घर पे पहुंचती है तो उसे बहुत ही ज्यादा रिग्रेट हो रहा होता है कि उसकी मॉम ने मना किया था कि वो कॉन्सर्ट में ना जाए, लेकिन उसने अपनी मॉम की बात नहीं मानी और एक बहुत ही बड़ी गलती कर बैठी। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल में जाती है तो यहाँ पर पुलिस वाले भी उससे पूछताछ करते हैं और यहीं पे जेमी को पता चलता है कि क्रिस उसकी मॉम को मैसेज किया करता था, मतलब कि हो सकता है कि क्रिस का और पैम का अफेयर चल रहा हो। ये सुनकर जेमी का दिमाग और खराब हो जाता है और वो जाती है अपनी फ्रेंड एमिलिया के पास। एक्चुअली एमिलिया एक टाइम मशीन पे काम कर रही है। जी हाँ, इस स्लैशर मूवी में टाइम ट्रेवल को भी डाला गया है। एक्चुअली एमिलिया की मॉम लॉरेन का काफी ज्यादा इंटरेस्ट रहता है ऐसी चीजों में, तो उसकी मॉम की डायरी की हेल्प से एमिलिया ने इस टाइम मशीन को रेडी किया है, लेकिन उस मशीन में किसी चीज की कमी है। अगर वो चीज फिक्स हो जाती है तो यहाँ पर ये टाइम मशीन चल पड़ेगी और जेमी पास में ट्रेवल करके 1987 में जाएगी और पहला मर्डर होने से ही रोक लेगी। अब जब 1987 में किसी का मर्डर नहीं होगा तो प्रेजेंट में भी सब कुछ सुधर जाएगा, यानी कि उसकी मॉम फिर से जिंदा हो जाएंगी। लेकिन जैसा मैंने बताया वो टाइम मशीन पूरी तरीके से रेडी नहीं है। अब एमिलिया मिलने जाती है क्रिस से और उससे पूछती है कि क्या मेरी मॉम का और आपका अफेयर चल रहा था। तो क्रिस कहता है नहीं, तुम्हारी मॉम का और मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा था, हम बस एक दूसरे को मैसेज करते रहते थे और पता लगाने की ट्राई करते थे उस किलर का, यानी कि स्वीट 16। क्रिस कहता है कि मुझे एक लेटर भी मिला है और उस लेटर में होता है एक मैसेज जो कि होता है अगली बारी तुम्हारी है। अब जेमी चली जाती है अपनी फ्रेंड एमिलिया के पास और यहाँ पे वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं उसी मशीन के बारे में। तभी यहाँ पे आ जाता है वो किलर और वो उन दोनों पे अटैक करने लग जाता है। फिलहाल के लिए उसका टारगेट होती है जेमी, जो कि जाके उसी टाइम मशीन में छुप जाती है, लेकिन वो किलर उसे देख लेता है। वो उसे स्टैब कर रहा होता है तो उसका नाइफ लग जाता है उसी मशीन में। इसके बाद वो मशीन अपने आप स्टार्ट हो जाती है और लकीली जेमी कर लेती है टाइम ट्रेवल और पहुंच जाती है 1987 में, मतलब कि अब उसके पास चांस है अपनी मॉम को बचाने का। यहाँ पहुंचती सबसे पहले तो वो उस मशीन को छुपा देती है और उस पर क्लोजिंग का बोर्ड लगा देती है। फिर वो पहुंच जाती है स्कूल में और यहाँ पे हो रहा होता है एक बास्केटबॉल मैच। एक लड़की उसे कंटिन्यूसली तंग कर रही थी और बाद में उसे पता चलता है कि ये पैम है, यानी कि जेमी की मॉम। जेमी देखती है कि पैम का एटीट्यूड तो कुछ अलग ही है, यानी कि जब वो उसकी मॉम थी तो उनका एटीट्यूड बिल्कुल चेंज था और अभी के टाइम पे उनका एटीट्यूड बिल्कुल अलग है। शी इज अ काइंड ऑफ बैड एस बिच। और जिन लड़कियों की डेथ हुई थी, यानी कि टिफनी, मेलिसा और ईथर, वो पैम के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। पैम जेमी की इंसल्ट करके यहाँ से निकल जाती है और अब जेमी को पता चल जाता है कि अपनी मॉम के पास जाके तो उसकी कोई दाल नहीं गलने वाली, तो वो आ जाती है लॉरेन के पास। जी हाँ, एमिलिया की मॉम। वो जानती है कि लॉरेन का स्टार्टिंग से टाइम मशीन वगैरह जैसी चीजों में इंटरेस्ट था, तो लॉरेन उसकी बात जरूर मानेगी। वो उसके पास आके उसे सारी की सारी सिचुएशन समझाती है और बताती है कि हैलोवीन के टाइम पे 3 मर्डर्स होने वाले हैं एंड 35 साल बाद मेरी मॉम भी मरने वाली है, तो अब मुझे आपकी हेल्प चाहिए। आपकी बेटी एमिलिया ने एक टाइम मशीन बनाई है और मैं उसी की हेल्प से यहाँ पे आई हूँ। अब जब लॉरेन आके उस टाइम मशीन को चेक करती है तो कहती है कि ये मशीन इसलिए काम नहीं कर रही थी क्योंकि इसमें एक पार्ट मिसिंग था और ये मिसिंग पार्ट और कुछ नहीं बल्कि ये चाकू है। इसीलिए जैसे ही वो चाकू यहाँ पे लगा तो जेमी ने कर लिया टाइम ट्रेवल। फिर हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन और यहाँ पे पुलिस ढूंढ रही थी जेमी को। ब्लैक भी काफी ज्यादा टेंशन में है और यहाँ पे क्रिस भी प्रेजेंट है।
तभी एमिलिया यहाँ पे आती है और बताती है कि मेरी मशीन से जेमी ने टाइम ट्रेवल कर लिया है और वो जा चुकी है पास में, लेकिन उसकी बात पे कोई यकीन नहीं करता सिवाय क्रिस के। फिर जेमी लॉरेन के साथ पहुंचती है पार्टी में और यहाँ पे उसकी मुलाकात ब्लैक से भी होती है, जो कि अपनी जवानी में काफी ज्यादा हॉट थे। अब जेमी जाती है पैम के पास और उन सभी को सावधान रहने के लिए कहती है। वो कहती है कि तुम लोगों पे अभी मुसीबत गिरने वाली है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे यकीन नहीं करता। उसकी फिर से इंसल्ट करके वो लोग चले जाते हैं अलग और यहाँ पे टिफनी का हो जाता है ब्रेकअप। वो काफी ज्यादा सैड होती है और यहाँ पे जेमी पैम के पास आके कहती है कि अपनी फ्रेंड का ख्याल रखो, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि टिफनी किसी और लड़के के साथ ऊपर होती है और यहाँ पे उसके साथ इंटीमेट हो रही है, लेकिन इससे पहले वो बाथरूम में जाती है और बाहर आते ही उसे मिलता है वही किलर, जो कि बेड पे ही उसे मार देता है। फिर जेमी और पैम ऊपर आके देखते हैं कि टिफनी का तो काम तमाम हो चुका है। अब पैम काफी ज्यादा दुखी होती है, साथ ही वो जेमी से पूछती है कि आखिर तुम्हें कैसे पता था कि ये सब कुछ होने वाला है। वो कहती है कि मेरे पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जिससे कि मैं फ्यूचर को देख सकती हूँ। अब पैम उसकी बात पे यकीन कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में। यहाँ पे एमिलिया बना रही होती है वापस से एक टाइम मशीन। तभी यहाँ पे आ जाता है क्रिस। वो कहता है कि देखो, मुझे हमेशा से ये बात पता थी कि टिफनी की डेथ उसके खुद के गराज में हुई है, लेकिन ये फोटो अब चेंज हो चुकी है, यानी कि उसकी डेथ हुई है एक बेड पे। ये सब कुछ काफी ज्यादा वियर्ड है। और तभी एक फोटो में एमिलिया को दिख जाती है जेमी। वो कहती है कि ये सब कुछ इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि जेमी वहाँ पे ये सब कुछ रोकने की ट्राई कर रही है। तभी यहाँ पे एमिलिया को और भी चीजें पता लगती हैं कि उसे अपनी टाइम मशीन में एक कंडक्टर चाहिए होगा। वो क्रिस से उस कंडक्टर को मंगाती है और उसके बाद स्टोरी शिफ्ट हो जाती है वापस 1987 में। यहाँ पे जेमी सभी लड़कियों से बात कर रही होती है और वो कहती है कि हमें पार्टी के लिए सबसे अलग निकल जाना चाहिए। मेलिसा बताती है कि हमारा एक कैबिन है, वहाँ पे जाकर हम अकेले में पार्टी कर सकते हैं। इसके लिए जेमी भी मान जाती है। फिर उसे बिठा दिया जाता है एक डेमन नाम के बंदे के पास। अब जो नोट जेमी की मॉम को मिला था उसकी राइटिंग बिल्कुल सेम थी डेमन की राइटिंग से, तो यहाँ पे उसका शक जाता है कि कहीं डेमन ही तो वो किलर नहीं है। फिर वो लोग निकल जाते हैं उसी कैबिन में और यहाँ पे आती जेमी की टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि ये वही कैबिन है जहाँ पे मेलिसा की डेथ हुई थी, यानी कि उसके खुद के कैबिन में उसकी डेथ हुई थी। यहाँ पे ब्लैक और बाकी लड़के भी आ गए हैं और वो सभी काफी मजे कर रहे होते हैं, लेकिन जेमी को मालूम होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बेकार होने वाला है। फिर हम देखते कि ईथर सोई होती है एक रूम में और यहाँ पे आ जाता है किलर। ईथर उससे बच के यहाँ से निकल रही होती है, लेकिन वो किलर उसे मार के यहाँ से निकल लेता है और बाकी लोग किलर को रोक ही नहीं पाते। ईथर की डेथ से सभी बहुत ही ज्यादा निराश थे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जेमी और लॉरेन को। लॉरेन यहाँ पे टाइम मशीन बनाने की ट्राई कर रही थी, लेकिन उसे इसके लिए बहुत ही ज्यादा पावर की जरूरत होगी। फिर लॉरेन को दिखती है डेमन की वैन और वो जाके उसके अंदर चेकिंग करने लगती है, लेकिन यहाँ पे किलिंग जैसा कोई सामान नहीं था। फिर डेमन उसे पकड़ लेता है और उसे देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई किलर भी हो सकता है। तब यहाँ पे आ जाता है डॉग और वो कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे मार्शल आर्ट्स आते हैं और अगर किसी भी किलर विलर ने कुछ करने की ट्राई करी तो मैं उसे धूल चटा दूंगा। इसके बाद जेमी आती है फिर से लॉरेन के पास और यहाँ पे गेमिंग सेंटर होता है और वो डिसाइड करते हैं कि वहीं पे जाके उन्हें सबसे ज्यादा पावर मिल सकती है। इसके बाद जेमी सभी को बताती है कि कल डेथ होने वाली थी मेलिसा की, लेकिन उसकी जगह ईथर मारी गई, यानी कि आज वो किलर आएगा मेलिसा को मारने के लिए और इसका वो लोग फायदा उठा सकते हैं। यानी कि जब वो किलर मेलिसा को मारने के लिए आएगा तब ये लोग छुप जाएंगे और मेलिसा को मारने से पहले ही वो उस किलर को ही मार देंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में और यहाँ पे हम देखते हैं कि क्रिस फिर से आया होता है एमिलिया के पास। अब उसकी टाइम मशीन रेडी हो चुकी है और बस मेटल कंडक्टर लगा के वो टाइम मशीन चल जाएगी। फिर सीन वापस से 1987 में शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो किलर आ जाता है मेलिसा को मारने के लिए, लेकिन उसे मारने से पहले उसकी नजर पड़ जाती है जेमी पे और वो कर देता है उस पर अटैक। फिर सभी लोग उस पर अटैक करने लग जाते हैं 1 by 1। वो सभी को अच्छी तरीके से धूल चटा रहा था, बट एट द एंड वो सभी मिलकर उसे मार देते हैं। इसके बाद उन्हें पता चलता है कि ये किलर और कोई नहीं बल्कि डॉग है। वो मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट था, तो वही सबको बुरी तरीके से मार रहा था। उसके पास एक लॉकेट होता है जिसके अंदर फोटो होती है उसकी और एक ट्रिशा नाम की लड़की की। एक्चुअली ट्रिशा नाम की जो लड़की है उसका अफेयर चल रहा था डॉग से और ट्रिशा थी काफी मोटी, तो उसे टिफनी, मेलिसा और ईथर काफी ज्यादा चिढ़ाया करते थे। एक बार तो उन्होंने उसे एक पार्टी में बुला लिया और वहाँ पे वो उसे गंदी तरीके से टीज करने लग गए, जिससे परेशान होकर ट्रिशा वहाँ से निकल गई और एक एक्सीडेंट में हो गई उसकी डेथ। तो ये सब कुछ हुआ टिफनी, मेलिसा और ईथर की वजह से, इसीलिए डॉग इन सबको मार रहा था। जेमी पैम से कहती है कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा बेकार हो। पैम कहती है मैं तो वहाँ पे थी नहीं और मैं कभी ऐसा नहीं करती, लेकिन जैसा हमने देखा है कि पैम का नेचर भी कुछ ऐसा ही है, तो जेमी कहती है कि नहीं, तुम भी अगर वहाँ पे होती तो ऐसा ही करती। अभी सारी बातें चली रही थी और तभी वहाँ पे आ जाता है एक और किलर जो कि मेलिसा को मार देता है और पड़ जाता है उन सभी के पीछे। अब वो सभी लोग शॉक में होते हैं कि ये नया किलर कहाँ से टपक गया और तभी जेमी जाती है लॉरेन के पास। लॉरेन यहाँ पे टाइम मशीन को एक्टिवेट कर रही होती है और कहती है कि इस टाइम मशीन से बाहर मत रहो वरना टाइम मशीन के स्टार्ट होने से पहले ही तुम मारी जाओगी। लेकिन अब सवाल ये कि यहाँ पे एक और किलर कैसे आ गया।
तभी हम देखते हैं फ्यूचर का सीन। यहाँ पे एमिलिया के किसी ने मर्डर कर दिया होता है और उसकी टाइम मशीन लेके कोई यहाँ पे पहुंच चुका है। लॉरेन कर देती है टाइम मशीन को स्टार्ट। तभी वो किलर आके जैमी को भी मारने वाला होता है, लेकिन पैम उसे रोक लेती है। वो टाइम मशीन हो जाती है स्टार्ट और जैमी पैम को यहाँ से भिजवा देती है। अब उस किलर का भी असली चेहरा हमारे सामने आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि क्रिस होता है। यहाँ पे जैमी कहती है कि तुमने अपने डैड और मेरी मॉम को क्यों मारा। तो वो कहता है कि मेरे डैड मेरे से बिल्कुल भी प्यार नहीं करते थे और डॉग बस टिफनी, मेलिसा और ईथर को ही मारना चाहता था। उसने उन्हें मारा और तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं किया। काफी टाइम तक ये एक हॉट न्यूज बनी रही, लेकिन इसके बाद मेरा चैनल ठप पड़ गया, इसीलिए मैंने किलर बन के तुम्हारी मॉम को मार दिया और वो नोट भी वहाँ पे छोड़ा था। यानी कि उसकी मॉम को डॉग ने नहीं बल्कि क्रिस ने मारा था। अब क्रिस उसे भी मारना चाहता था, लेकिन मशीन की रफ्तार की वजह से हो जाती है उसकी डेथ। और टाइम ट्रेवल करके जैमी वापस से प्रेजेंट में पहुंच जाती है और यहाँ पे आके वो देखती है कि उसकी मॉम अब जिंदा है। साथ ही यहाँ पे पहुंच जाते हैं एमिलिया और उसकी मॉम लॉरेन। लॉरेन जैमी को अपने साथ लेके जाती है और यहाँ पे उसे देती है एक नोटबुक। वो कहती है कि अभी जो कुछ भी चेंजेस हुए हैं ये पढ़ के तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तभी यहाँ पे एक लड़का आता है जो कि होता है जैमी का भाई और इसका नाम भी होता है जैमी। तो लॉरेन उसे बताती है कि एक्चुअली अब ये जैमी है, क्योंकि तुमने सारे मैसेकर को जल्दी खत्म कर दिया था तो तुम्हारे मॉम और डैड को भी जल्दी प्यार हो गया। अगर थोड़ा सा लेट होता तो तुम्हारा कोई भाई नहीं होता, तुम अकेली होती और तुम्हारा नाम होता जैमी। लेकिन अब पहले ये पैदा हो गया तो इसका नाम है जैमी और तुम्हारा नाम है कैलियोटे। अब जैमी उस नोटबुक को अपने पास रख लेती है और कहती है कि हाँ, मुझे इस नोटबुक की काफी ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो अगर मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा काम कैसा लगा। और अगर कोई भी लिमिटेशन लगी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। इन फ्यूचर हम उसे करेक्ट करने की पूरी ट्राई करेंगे। सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, पीस अप।